नमस्कार, मैं ज़ुबैर खान। इस वक्त हम हरियाणा के ज़िला नूंह के गांव सलाम्बा में आए हुए हैं और यहाँ पे उपायुक्त की भाषा शैली को लेकर जिस तरीके से मीडिया चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और यहाँ तक कि बीबीसी ने जिस तरीके से उसको कवर किया है, उस तरीके से कई सवाल अपने आप में उभर के सामने आते हैं। इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है, जग ज़ाहिर है लोग सुबह में सहरी के बाद में घूमने के लिए अमूमन खेतों पर जाते रहे हैं और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब सद्दाम अपने घर से लैट्रिन करके खेतों की तरफ गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने और यहाँ पे सिविल प्रशासन ने जिस तरीके का रवैया उनके साथ किया था, जिस तरीके से उनके साथ वो उनके साथ में आए थे, वो एकदम मेरे हिसाब से उसकी इजाज़त कोई समाज नहीं दे सकता, कोई प्रशासन नहीं दे सकता, कोई संविधान नहीं दे सकता, कोई लोकतंत्र उसकी इजाज़त नहीं दे सकता, कोई कानून भी उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। तो आज यहाँ पे सद्दाम की जो माँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं से हम पूछते हैं कि रमज़ान के इस महीने में, पाक महीने में, जब कोई प्रशासन की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हो या प्रशासन आपके बेटे को या किसी भी घर के सगे संबंधी को इस तरीके से परेशान करे तो कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। जी अम्मा। मैं लड़का कुरान शरीफ पढ़ के नहीं गया था जंगल घूमने के लिए। अब हम यहाँ वाटर सप्लाई पे भी लगे पड़े। मैंने अफसर जान के नहीं बुलाया अपना लड़का। मैंने क्या हम अफसर आ गए बेटा यहाँ आ जा, तो फ़ोन करा था हमने। जब ये आ गए यहाँ तो निकल के आए और कुड़ी के भगा यारो कुड़ी पे निकल के आए, नहीं जो जाने के लेटरिन करके आए, झटीन ने पकड़ लिया। अच्छा, लेटरिन वो घर से करके गए थे? हाँ, ये लेटरिन बनी भी हुई है? लेटरिन भी बनी हुई है, घर से लेटरिन करके गया था। मैं कुरान शरीफ पे बिठा के गई थी उसको, पर वो निकल गया था घूमने के लिए। हाँ, असल में ये एक मेवात के बारे में एक ख़ास चीज़ ये रही है कि यहाँ पे जो 80% आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है और ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि हम जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं, खेतीबाड़ी के कामों में आमतौर पे उनका लगना एक स्वाभाविक है, तो खेतों पे जाना आना एक आम बात यहाँ पे देखी गई है। तो हम एक और बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि खेतों पे आने जाने के बाद में अगर सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की जाए, कोई जुर्माना किया जाए तो कितना बुरा लगता है? नहीं, अगर सरकार प्रशासन अगर हमारे सुबह अब हमारे खेतों पर जाने के लिए भी हमसे दंड वसूलेगा तो कितना दंड आपसे वसूला गया इसको लेके? उस लड़के से 1100 रुपये लिए गए हैं। अच्छा, किस बात के लिए गए हैं? खेतों पे घूमने के लिए? अब तो उनका मकसद तो वो जाने, जब हमारे वो बहाना लगाते हैं भाई लेटरिन ये आउट गया है। हाँ, जंगल में गया है, वो घर से लेटरिन हो गया, आपके सामने ये लेटरिन बनी हुई है जी। और ये रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारे रमज़ान के महीने में तो 2 बजे के बाद में आवागमन हो जाता है जी। आते जाते रहते हैं 2 बजे के बाद में, 2 बजे हर आदमी खड़ा हो जाता है नाइट में 2 बजे 1 महीने तक। अच्छा, नाइट में हम 2 बजे सुबह खड़े हो जाते हैं सर्दी की वजह से। अच्छा। कोई रोटी बनाता, कोई कुछ करता, अपने नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था भाई साहब? कुछ नहीं हुआ था कि मतलब आराम से सर्दी करी रमज़ान के महीने में। उसके बाद फिर वो नमाज पढ़ के आया, उसके बाद उसने कुरान शरीफ पढ़ी, लैटरिन फ्रेश तो आदमी 3 बजे हो लिया। हाँ। क्योंकि लैटरिन घर में नहीं होती तो जब नाइट में जंगल भी चला जाता। हाँ। मतलब जंगल नहीं जाता क्योंकि घर पे ही है। हाँ। सांप है, बिच्छू है, कुछ भी काट सकता है अंधेरे में। और फिर वह सुबह सुबह हर रोज़ उसकी आदत है कि घूमने जाता खेतों पे, खेतों की ज्वार और बाजरे को देखने की लिकड़ा कि नहीं लिकड़ा। अच्छा, शायद आपको ये बात पता नहीं है कि जब से ये कहानी हुई है, जब से आपके साथ में ये हादसा एक तरीके से हुआ है, जब से मतलब डीसी के जो पद है उनका, उस पर एक तरीके से सरकार ने उनकी क्लास एक तरीके से लगाई है। उनसे पूछा गया है कि आपने इतना गलत तरीके से लोगों के साथ में जो अपना बिहेवियर है वो दिखाया, तो आपके लिए कोई दबाव सरकार की तरफ से कोई आया है कि या प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो हुआ उसको भूल जाइए, ऐसा आप दोबारा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ ये है कि हमें से जैसे बोला गया कि भाई 1100 रुपये दो जुर्माना, और वाटर सप्लाई पे नहीं होता ना भाई लड़का लगा तो मैं उसको फ़ोन करके नहीं बुलाता। अच्छा, मैंने कि जल्दी आ, वाटर सप्लाई के मारे डीएसपी चेक करने गए। हाँ, हाँ। तो जई साहब भी थे, 2-4 और अधिकारी बड़े थे। मैंने कहा, मैंने खुद ने फ़ोन किया सुबह, मैंने कहा जल्दी आ जा। वह भागता हुआ आया। अब डीसी साहब ने सोचा कि ये लेटरिंग करके आ रहा है या कहीं सो से आ रहा है, तो इसलिए उसके
6 बजे हमने फ़ोन करके बुलाया। जी, मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि शहरी इलाकों में हम देखते हैं आमतौर पे कि वहाँ पे बहुत सारे पार्क होते हैं, तो लोग अमूमन सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस तरीके के गांव में, देहात में कोई पार्क की सहूलियत गांव में नहीं है। तो ऐसे में खेतों के सहारे ही, खेतों के आसपास ही टहलना एक दिनचर्या होती है, शुरुआत दिनचर्या की होती है। तो जब खेतों के आसपास लोग घूमते हैं और उसके बाद में उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि खुले में शौच के लिए इस बहाने को लेकर आपसे 1100 रुपये जुर्माना के बतौर वसूले जाते हैं, तो कितना बुरा लगता है। जी, ले भी लिए तो कोई एतराज नहीं है, पर ऐसे दाखिल कराए वो अखबार में निकाले हैं कि चोर हो मैं। अच्छा। चोर किस हिसाब से पकड़े, जैसे चोर हो मैं, नहीं नेट पे छोड़ दिए। ये गलत बात है जो नेट पे छोड़े। नेट पे कहीं लोग छोड़े, नेट पे ना छोड़ना चाहिए। नहीं, चोर होते तो नेट में छोड़ देते हैं, नेट पे छोड़ दिए वो बच्चे। नहीं, ये बहुत गलत सिस्टम है जो इतनी और गलत बात को लेकर नेट पे छोड़ना, जबकि सारा कुछ हमारे लैट्रिन हाजिर, बाथरूम हाजिर, और फिर गलत अफवाह बना देना, जबकि हमारे गांव में हर घर में लैट्रिन मिलेगी, हर घर में। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा घर नहीं ढूंढ सकते आप जिसमें लैट्रिन नहीं मिलेगा, लैट्रिन बना हुआ नहीं मिलेगा। खुले में शौच के नाम पर जिस गैर वाजिब कार्रवाई को लेकर उपायुक्त ने पूरे इलाके में एक तरीके से एक अभियान छेड़ा हुआ है, उसकी कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता। धनीराम, जिनका गांव सलम्बा है और उनकी उम्र कम से कम 60 साल से ऊपर है, फिलहाल वो यहाँ घर पे मौजूद नहीं है, लेकिन पूछने पे पता चला कि उनके कम से कम 2-3 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं और डॉक्टर ने उनको सलाह ये दी है कि आपको सुबह डेली घूमने जंगलों में जाना है। लेकिन यहाँ पे जो उपायुक्त हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हुए कोई जंगलों में घूम भी नहीं सकता। उनकी पत्नी जी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हम पूछते हैं कि उनके ऑपरेशन के बाद में जब डीसी ने उनको पकड़ा, उपायुक्त ने उनको पकड़ा और 1100 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर किया, तो कितना बुरा लगा आपको, कैसे हो गया है सब? मेरे आदमी के तो 2 ऑपरेशन है रहे, घूमने को गए और घूमते पकड़े। अच्छा, जैसे आपने बताया कि उनके ऑपरेशन हो चुके हैं पहले, उनका पेट कटा हुआ है 2-3 बार, तो मतलब डॉक्टर ने उनको सलाह दी है कि आप जंगलों में घूमने के लिए जाइए, लेकिन यहाँ पे जो अफसर हैं वो उनको पकड़ के जेलों में या थानों में ले जा रहे हैं। तो कितना बुरा लगता है जब कोई बीमार आदमी को जंगलों में घूमने की इजाज़त भी ना दे, तो कितना बुरा लगता है आपको? बुरे तो लगते ही हैं जब घूमने जाए, जब भी पकड़ लें जंगल होते। धनीराम के एक और पड़ोसी से हमारी बातचीत हुई। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या आपके खुद के घर में लैट्रिन है क्या? हाँ है जी, लैट्रिन है। अच्छा। तो सुबह सुबह हम घूमने के लिए जाते हैं, उस टाइम मैं भी गया था, धनीराम जब गया था। अच्छा। मेरे को पकड़ा हो तो उनने। अच्छा। हाँ जी, मेरे खुद को, मेरे से बोले तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने घूमने जा रहे हैं। हाँ। नहीं वह जा रहा हो तो बताओ। हाँ। तो हमने कहा हमने घूमने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ घूमने के लिए तो हर आदमी जाता है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे गाँव में, शहरों में जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो धनीराम को पकड़ा घूमने के लिए, उसका ऑपरेशन हुए पड़ा है, उसको पकड़ा और गाड़ी में गैरेज ले गए। अच्छा। हाँ, गाड़ी में मतलब पटक के उसको ले जाया गया, जिनका पहले से ही ऑपरेशन हो चुका है, पेट के 3 ऑपरेशन जिस आदमी के हो चुके हैं, उसको गाड़ी में पटक कर ले जाना, ये कितना मतलब बुरा लगता है। इस बात को सोचते हुए भी कितना बुरा लगता है कि जिस आदमी के 3 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं और डॉक्टर की सलाह पे वो जंगल में घूमने के लिए गए थे, और इस पर डीसी एक तरीके से रोक लगा रहे हैं। यही आप कह रहे हैं ना? हाँ यही है बिल्कुल जी। और कुछ? हाँ, और कुछ कहा, परली सड़क पे वहाँ ले गए दिल्ली वाले पे, उनने सबन ने। अच्छा। 3-4 पकड़े थे उनने। हाँ। तो वहाँ बिठा के नहीं, जब उनके फोटो वोटो करे, बेइज्जती करी है उनकी जो भी होनी है। हाँ, फोटो वोटो करके नेट पे भी छोड़ रखे हैं वे। अच्छा, नेट पे। हाँ। हाँ। तो उसमें बेइज्जती तो है ही हर आदमी की, बड़े बूढ़े आदमी की, जो 60-65 साल का हो रहा है उसकी बेइज्जती है ही, हर आदमी की बेइज्जती है उसकी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जो आम आदमी पकड़ा जावे, क्या फ़ायदा। यूपीएससी देश के 640 जिलों में आईएएस ऑफिसर्स को, जिनको डीसी, डीएम और कलेक्टर बोला जाता है, उनको सिर्फ ज़िलों में इसलिए तैनात किया जाता है स्कीमों को सही तरीके से अमल में लाया जा सके। और यूपीएससी के एग्ज़ाम को पास करके ये मनीराम शर्मा जो यहाँ पे उपायुक्त हैं, उनको भी सरकार ने इसीलिए यहाँ पे तैनात किया था। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई आईएएस ऑफिसर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करे कि हम आपकी नाक रगड़वाएंगे, हम आपको कूटेंगे, डंडे की भाषा समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर जो यहाँ के डीसी हैं नूहू से, अगर वो इस तरह की भाषा बुज़ुर्गों के लिए या आम जन के लिए इस्तेमाल करें तो कितना गलत सरकार का मैसेज जाता है। उस दिन यही कुछ हुआ था शमसुद्दीन के साथ में, जो सुबह के वक्त में एक लोटे के साथ में, ये लोटा एक ऐसा लोटा है
जिससे आमतौर पर रमज़ान में वज़ू भी बनाई जाती है, इससे खेतों में पानी भी इस डाल दिया जाता है, या और भी तमाम तरह के काम इस लोटे से किए जा सकते हैं। लेकिन इस लोटे की बिना पर जब आपको पकड़ा जाए, इस लोटे की बिना पर जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए कि आप खुले में शौच जा रहे हैं, और इस लोटे की ही आधार पर आपसे 1100 रुपये का दंड एक तरीके से लिया जाए, तो कितना बुरा लगता है। शमसुद्दीन जी से हम आज यहाँ पर यही पूछने की कोशिश करेंगे कि उपायुक्त ने उनके साथ में उस दिन ऐसा क्या किया था कि पूरे अखबारों ने, पूरे टीवी चैनल्स ने और ऑनलाइन मीडिया ने उस चीज़ को कवर किया है। शमसुद्दीन जी, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? डीसी ने ऐसा क्या किया था आपके साथ? देखो जी, मैं तो यहाँ से लेके और यहाँ पे बदना लेके जा रहा था, मतलब वो एकदम गाड़ी आई। मैंने सोचा जैसे पुलिस गाड़ी से उतरी थी कि मैं कोई गांव में झगड़ा हो गया है, इसलिए मेरे पास पुलिस आई है। वो वहाँ से उतर के गाली गुले देने लगे। मैंने साहब ऐसा है, गाड़ी धोने की जरूरत क्या है, जहाँ तुम ले चल रहे हो वहाँ ले चल रहे हो, मैं तो दुकान बंद कर लो। दुकान जब मैंने दुकान के लिए बंद किया के लिए बोला था तो वो अकड़ने लगे, जब भी उसी टाइम गाली देने लगे। मैंने साहब गाली देने की जरूरत क्या है आपको, जब मैं आपके साथ चल रहा हूँ। जबरदस्ती उसने 3 लोगों ने गाड़ी में पकड़ लिया। जो ड्राइवर था वो बोला कि ताऊ अकड़ने की जरूरत ना, आराम से बैठे, कोई परेशान नहीं है, आपको यहीं पे छोड़ जाएंगे, इतनी बात थी। फिर वहाँ जा कर के जैसे घसड़ा में घुमा करके 3 लोग और पकड़े थे, तो वो बोले भाई इनको 11-11 हज़ार रुपये दंड लो। मैं बोला साहब ऐसा हमारे पास तो 11,000 कह रहे हो, हमारे पास 11 ठन ही नहीं है। फिर और गाली देने लगे। ये बात ये डीसी ने, मतलब जो यहाँ के उपायुक्त हैं, उसने इनको गाली दी है शमसुद्दीन जी को। और आप समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं कि शमसुद्दीन जी की जो उम्र है वो लगभग 60 के आसपास है। तो कितना बुरा लगता है जब रमज़ान के महीने में कोई इस तरह का दुर्व्यवहार करे एक तरह से, तो कितना बुरा लगता है। मैंने साहब मेरे से तो बैठा भी नहीं जाता। वो बोलता है एक और है, क्या नाम उसका, मैं तो समझता नहीं, कि जैसे लैट्रिन करने लिए बैठा था ऐसे बैठ, पर जैसे वो बैठे थे सलमा वाले ऐसे ही मैं बैठ गया, उन्होंने फ़ोटो ले लिया। अच्छा, मतलब आपको डांट डपट के बिठाया गया था कि इस तरीके से आप बैठो मुर्गा बन के, और मतलब फिर हम आपका फ़ोटो लेंगे। हाँ जी, कि फिर हमारे सेठ साहब पहुंच गए, इनसे बोलने लगे कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, मंत्री है, ये इसका मंत्री की जान पहचान है ये यार। फिर मैं एक साइड हट गया। फिर आज हमारे सेठ साहब ने बात करी थी। अच्छा, ये मकसद जी। आपकी क्या बात हुई थी सर उस दिन उपायुक्त जी से? यहाँ पे जाकर के मैंने इसको लेकर आया, 1100 रुपये का पर्ची कटाया है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हमने देखी थी अभी कुछ देर पहले कि पहले भी इन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है कि मैं डंडे से, आप डंडे की भाषा समझते हैं या डंडा का इस्तेमाल आपके लिए किया जाएगा, और फिर उसी भाषा शैली का इस्तेमाल ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो इलाके के लोगों में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर कि एक उपायुक्त को शोभा नहीं देती इस चीज़ के, मतलब बुज़ुर्गों से भी या आम लोगों से भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें जिसकी इजाज़त कोई नहीं दे सकता। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे कि सरकार को इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, या अपने जो लोकल यहाँ पे नेता हैं उनसे आपके कोई मांग है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे जी, ऐसे अफसर को या तो यहाँ से बदली किया जाए जी, और या ऐसे अल्फाज जो शब्द बोल रहे हैं इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए जी। इतना एक जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, डीसी है, और वो इतने गंदे अल्फाज बोल रहा है जी, और व्हाट्सएप पे छोड़ रहा है कहीं कि मैं 10 बात बोलता हूँ तो उसमें से 8 मेरी गालियाँ होती हैं। तो ये तो सब नाजायज़ बात है। ये तो एक गिरे हुए इंसानियत की बात है। उठा के पटक के गाड़ी में ले जाते हैं और अनसंट बात करते हैं, ज़बरदस्ती। मतलब ये कि कोई समस्या नहीं सुनते, ना समझाने की बात करते हैं ना। सलम्बा और सालेड़ी गांव में लोगों से मिलकर अब हम ज़िला मेवात के नूह मुख्यालय में आ पहुँचे हैं, और यहाँ पर रमज़ान चौधरी जी से हम बात करेंगे। रमज़ान जी के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि वो लंबे समय से सामाजिक जो आंदोलन यहाँ पे हुए हैं उनसे जुड़े रहे हैं और इलाके की बारीकियों से बहुत बखूबी परिचित हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से हमने मूल्यांकन किया कि ज़्यादातर लोग जिनके साथ में उपायुक्त ने ये एक व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, जिसकी कोई भी समाज, कोई भी कानून इजाज़त नहीं दे सकता, उसके लिए ये जो इलाका है, सोशल एक्टिविस्ट जो लोग हैं मेवात से या पॉलिटिशियन जो हैं यहाँ पे, वो क्या कदम उठा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी डीसी ने इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है जब उनके ऊपर पहले भी इसी मुख्यालय में प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन डीसी को अभी तक उस बात का कोई मलाल नहीं है, और बावजूद इसके फिर दोबारा से उसी ढर्रे पे, उसी लाइन पर चलते हुए उपायुक्त ने उस भाषा का इस्तेमाल किया है जिसकी कोई भी समाज इजाज़त नहीं दे सकता। और ख़ास तौर पर जबकि रमज़ान का महीना चल रहा हो और ईद के 4-5 दिन बचे हों, तो ऐसे में पूरे समाज में
डीसी के इस रवैये को लेकर रोष है। रमज़ान जी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि डीसी के लिए, उपायुक्त के लिए जिस तरीके की कार्रवाइयाँ आने वाले समय में इलाका देख सकता है, क्या उम्मीद मतलब आप लोगों से इलाका कर सकता है? क्या उम्मीद सालाहिड़ी और सलम्बा के वो लोग कर सकते हैं जिनके साथ में डीसी ने ये सब कुछ किया है? जी देखिए, जिस तरह से उपायुक्त नूह ने एक गैर जिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल किया है वो काफ़ी निंदनीय है, और वो पहली बार नहीं किया है। कम से कम 10 बार वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। सबसे पहले वो बार के हमारे सीनियर एडवोकेट हैं मुजीब साहब, उनके साथ 3-4 लोग गए थे किसी काम से, तो उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, हालांकि उसने बाद में माफ़ी मांगी। उसके बाद आबिद हुसैन प्रधान जी हैं, हमारी बार के प्रधान रहे इससे पहले, उसके साथ उन्होंने व्हाट्सएप पर इस तरह से बदतमीज़ी की भाषा का इस्तेमाल किया, और कुछ सामाजिक संगठनों के लिए उन्होंने बदतमीज़ी की भाषा का इस्तेमाल किया। और इससे पहले 17 तारीख को 2017 को उन्होंने इसी तरह से शौचालय के ऊपर कि डंडा करने जैसी भाषा, जिसको आम गांव का जो है गुंडे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई जाहिलाना ट्रैक होता है, उस तरह से उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ मेवाती यूथ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने। उसने माफ़ी मांगी, और उसके बाद फिर इस तरह से जो सलम्बा और सालेहड़ी के लोगों से नाक रिगड़वाने का और उनके साथ मार पिटाई करवाने का, और जिस तरह की भाषा, और फिर खुलेआम ये कहना कि मेरी 10 में से 8 में गाली होती है और भाषा मेरी देखी कहाँ है। तो मैं समझता हूँ कि एक IAS ऑफिसर जो एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा है, जहाँ वो इतनी ट्रेनिंग्स लेकर आता है पब्लिक डीलिंग की और पब्लिक से मिलने की, सभ्यता के साथ बात करने की, वहाँ पर इस तरह से वो बात कर रहा है, वो काफ़ी निंदनीय है। और इससे पूरे इलाका मेवात में बहुत रोष है, उनसे बात भी की गई है, और कई तरह की कार्रवाइयों की यहाँ बात चल रही है। यहाँ पर मुशावरत मीटिंग रखी है 28 जून को, ईद के बाद फ़ौरन बड़ी मीटिंग बुला रखी है, और उससे पहले कानूनी प्रक्रिया का भी सहारा लिया जा सकता है। हाई कोर्ट में अगर PIL डालने की बात होगी या मानहानि का कोई मुकदमा हमारे यहाँ सिविल अदालत में बनेगा तो डाला जाएगा। बहरहाल जो भी इस गैर जिम्मेदार अफसर के खिलाफ जो भी कार्रवाई उचित हो सकती है संविधान के दायरे में, वो हम करेंगे। इसको हम यहाँ नहीं रहने देंगे किसी भी कीमत पर। अच्छा जी, एक बात आपने जैसे बताई कि पहले भी इन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, प्रदर्शन यहाँ पे हुए हैं, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सरकार की तरफ से किसी भी बात को अमल में क्यों नहीं लिया गया? सरकार ने हमेशा इस बात को क्यों तरजीह नहीं दी? एक तरह से अगर हम देखें तो सरकार का रवैया इस इलाके के साथ, ख़ास तौर पे मेवात के साथ दोगला रहा है और नेग्लिजेंसी का रहा है। अदरवाइज़ तो अगर किसी दूसरे इलाके में ये उपायुक्त इस तरह की कोई गलती कर देता तो शायद 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था, लेकिन चूँकि सरकार का इस पर हाथ है, जिस तरह से वो कहता है कि मैं कंकर फेसबुक पोस्ट करता है कि मैं कंकर मारकर सागर में चला जाता हूँ और मुझे इस तरह का बात कहने का मैं इसका आदी हूँ और मेरा कुछ नहीं कर सकता। इससे लगता है कि सरकार उस पर मेहरबान है और तरह तरीके से उसको उकसा रही है, शायद एक साजिश के तहत कि वो यहाँ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे, ऐसा कार्य करे जिससे लोग यहाँ उत्तेजित हों और उत्तेजना में वो कुछ कर सकें। लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना है, रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, लोग इसमें शांत स्वभाव में अपनी इबादत में लगे हुए हैं, तो लिहाजा वो इतना उत्तेजित होने की बात नहीं है। नहीं तो मेवात के लोग शायद अगर ये गलती रमज़ान से पहले इस तरह की गलती की हुई होती तो शायद अब तक बहुत उग्र प्रदर्शन और बहुत ज़्यादा मुखालफत पर वो आ गए होते। लेकिन सरकार इसमें नेग्लिजेंट है, बिल्कुल उनको लगता है कि किसी साजिश के तहत इसको बिठाकर यहाँ पर कोई बड़ा बवाल खड़ा करना चाहती है। अच्छा, मैं ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे सलम्बा गांव के एक बुज़ुर्ग से, तो उन्होंने कहा था कि
जब हमारे साथ में इस उम्र में इस लिहाज से मतलब इस चीज़ का लिहाज नहीं किया जाता कि वो बुज़ुर्ग हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हमें वो दिन याद आता है जब महात्मा गांधी ने हमें रोका था पाकिस्तान जाने से, और हमें वो दिन भी याद आते हैं बुज़ुर्गों के जब हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बिगुल बजाया था या मुग़लों के ख़िलाफ़ हमने मुल्क के खातिर लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो हमें बहुत अफसोस होता है, दुख होता है इस बात को लेकर कि हमारे अपने डेमोक्रेसी में इस तरीके का रवैया, इस तरीके का जो एटीट्यूड है उनका हमारे लिए, वो ख़तरे से खाली नहीं है एक तरह से। और बिल्कुल सही बात है, उनको अफसोस होना चाहिए। कुछ जिस तरह की जिल्लत की ज़िंदगी इस हादसे के बाद, इस मार पिटाई नाक रगड़वाई के बाद जो फ़ोटो डाले हैं उन्होंने, तो उनकी जग हंसाई हो रही है पूरे मेवात में नहीं, पूरे जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें गई हैं। तो उनको लगा है कि हम कैसे जिएं और ये कैसा अधिकार है हमारा, जो मौलिक अधिकार हम जिस आज़ादी से जीना चाहते हैं, अगर वो उस मौलिक अधिकार पर भी हमको नहीं मिल रहे तो फिर हम किस तरह से यहाँ जिए। उनको ज़रूर इस पे पछतावा हो रहा होगा। लेकिन जिस तरह से ये उपायुक्त तमाम तरह की चीज़ों को धत्ता बताकर, और यहाँ के लोगों को भी अंदेशा है कि यहाँ की लीडरशिप बहुत कमज़ोर है इस वक्त, चूँकि कोई सरकार में विधायक नहीं है और हैं जो भी उनकी चमचागिरी में लगे रहते हैं अपने काम निकलवाने के लिए, कोई ऐसी लीडरशिप है नहीं जिसको लेकर जो रोब जमा सके या जिस तरह का मतलब। तो लगता है कि लोगों में भी अपना इसको भाग्य मान चुके हैं कि शायद इसको कोई नहीं। लेकिन सोशल संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो इस बार मन बना चुके हैं कि ईद बाद जरूर इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन और जो कुछ होगा कानूनी और संवैधानिक तरीके से वो करेंगे। अब चुप नहीं होगा, सर के ऊपर पानी गुजर चुका है। हाँ, जैसा कि अभी हमने बातचीत की रमज़ान चौधरी जी से, उन्होंने बताया कि डिंगर हिडी वाले मसले पर भी मेवात के लोगों के बहुत सारे इख्तलाफ इस मनीराम शर्मा जो उपायुक्त हैं उनसे रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय जो एक दूसरे गांव में बनना था उसको कहीं और ले जाया जा रहा था इन्हीं उपायुक्त के द्वारा, तो उसको लेकर भी आपसी मनमुटाव हो गया था। टूंडलाका में CRPF कैंप को लेकर भी आपसी मनमुटाव समाज में हो गया था। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद, प्रदर्शनों के बावजूद, सरकार से गुहार लगाने के बावजूद, इन उपायुक्त का इस इलाके से ट्रांसफ़र अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? सरकार इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले पाई है? ये एक बड़ा आपने सवाल है, और एक ऐसे इलाके से ये सवाल उठाया जा रहा है आज की तारीख में जो पूरे प्रदेश में सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जिसको तालीम के एतबार से भी सबसे पिछड़े इलाके के रूप में देखा जाता है, जिसको सामाजिक लिहाज से भी बहुत ही नेगेटिव एक इमेज उसकी बना दी गई है। तो मेरे हिसाब से इन तमाम सवालों पर सरकार को सोचना चाहिए और बहुत जल्द सोचना चाहिए। बात नूह हरियाणा से नेशनल दस्तक के लिए मैं ज़ुबैर खान अपने साथी कैमरा पर्सन श्याम के साथ।